एवरीवन, आज हम अगला फिजिकल डिवीजन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने भारत का सामान्य परिचय, इसके अलावा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। और इसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत लास्ट हमारा 6 नंबर का फिजिकल डिवीजन रहेगा और इसका नाम क्या है, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर थार डेजर्ट के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, थार डेजर्ट को हम पढ़ेंगे और छोटा सा एक टॉपिक है, इस टॉपिक की खत्म होने के बाद हम गंगा रिवर सिस्टम या फिर भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में यदि मरुस्थल की बात करेंगे ना बच्चों, तो आपको वेस्टर्न राजस्थान में या फिर पश्चिमी राजस्थान में एक डेजर्ट देखने को मिलता है, एक मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, जो कि एक गर्म मरुस्थल है या फिर एक हॉट डेजर्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसा मरुस्थल है थार मरुस्थल? गर्म मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में मुख्यतः फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो थार डेजर्ट है किन किन राज्यों में फैला हुआ है या फिर किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो बच्चों, राजस्थान के जो जो पड़ोसी हैं, कौन कौन पड़ोसी हैं राजस्थान के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, तो गुजरात में ये फैला हुआ है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट इसका पंजाब में फैला हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट इसका हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान तो है ही, राजस्थान के साथ साथ गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात के अलावा पंजाब आपको याद रखना है, पंजाब के अलावा आपको हरियाणा याद रखना है। ठीक है, तो इतने राज्यों में बच्चों इसका थोड़ा बहुत विस्तार देखने को मिलता है, ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो थार डेजर्ट है, इंडिया के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर भी इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है ना। तो भारत और पाकिस्तान में मुख्यतः इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है और यह एक उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म मरुस्थल है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो थार मरुस्थल इसका नाम पड़ा है ना थार, तो ये जो थार शब्द बना हुआ है बच्चों, ये थल शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना है? थल शब्द से बना हुआ है। अब जो ये थल शब्द है ये किस लिए यूज होता है? आपने बहुत बार शायद रेगिस्तान बहुत लोग गए हों या नहीं गए हों घूमने, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इमेज में या फिर मूवीज में जरूर देखा होगा कि जो थार डेजर्ट होता है या फिर कोई भी डेजर्ट होता है जहां पर बहुत सारी रेत होती है, वहां पर इस प्रकार से आपको रेत में लकीरें दिखाई देती होंगी ना, वहां पर जो हवाएं चलती हैं तो उस कारण से यहाँ पर इस प्रकार से रेत की लकीरें बन जाती हैं। ठीक है, तो उन रेत की लकीरों को बताने के लिए थल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहीं से ये शब्द बना है थार, तो ये बात आपको याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे संभावना कम है कि जो थार शब्द लिया गया वो किससे लिया गया, तो थल से लिया गया है। और जो ये थल शब्द है इस क्षेत्र में जो रेत की लकीरें होती हैं उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका बच्चों क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, आपको याद रखना है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5% एरिया ये कवर करता है। कितना क्षेत्रफल? 5% क्षेत्रफल ये कवर करता है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रख लेना। इसके अलावा यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग या फिर एरिया कवर करता है ना। राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 60% एरिया कवर करता है ये डेजर्ट, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसका 85% हिस्सा भारत में है, जबकि केवल 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका मेन जो हिस्सा है बच्चों आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। तो ये जनरल से पॉइंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से परसेंटेज तो नहीं पूछेगा कि थार मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, तो भारत और पाकिस्तान में है ना, ये आपको याद रखना है। विस्तार की बात कर लेंगे तो राजस्थान तो मेन हो ही गया है ना। इसके अलावा इसके जो पड़ोसी हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो इन राज्यों में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। साथ ही पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत, अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक पार्ट पंजाब का है, तो वहां का पंजाब प्रांत, इसके अलावा सिंध प्रांत, तो पाकिस्तान के ये दो प्रांत हैं जहां पर ये थार डेजर्ट या फिर मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये राज्य विशेष तौर पर आपको याद रखना है, राज्य से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देश से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जो जलवायु है बच्चों शुष्क जलवायु है ना, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है ये, और लगभग 150 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। 150 मिलीमीटर मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए, आपको डेजर्ट की डेफिनेशन पता होगी, डेजर्ट क्या होता है या फिर मरुस्थल क्या होता है ना, मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थलों का विकास कहाँ होता है। तो कोई भी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षेत्र बच्चों जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थलों का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितनी हो रही है, 15 सेंटीमीटर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मरुस्थल बनेगा, है ना। देखिए, जब वर्षा कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, है ना। पेड़ पौधों का जब विकास नहीं हो पाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा जीवन नहीं हो पाएगा, जीव जंतु नहीं हो पाएंगे, तो वो जो पूरी भूमि है मरुस्थल भूमि में चेंज हो जाती है, मरुभूमि बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी के टाइम पे या फिर मई जून के टाइम पे बच्चों लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चले जाता है, और दिसंबर जनवरी में 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए, जो मरुस्थल होते हैं ना, खासतौर पर रेगिस्तान वाले मरुस्थल होते हैं, यहाँ पर एक विशेषता होती है जो गर्म मरुस्थल होते हैं कि गर्मियों में या फिर दिन में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है, जबकि रात में या फिर शीत ऋतु में यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना। तो वो रेत जो होती है, आपने देखा होगा आपके घर में जब भी घर वगैरह का काम चलता होगा ना, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, तो वो जो रेत आती है ना, तो रेत आप देखेंगे कि दिन में तो बहुत ठंडी हो जाती है ना, उस पर आप बैठते होंगे तो बहुत ठंडी लगती होगी, है ना। इसके अलावा यदि आप तपती धूप में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाती है, आप उस पर बैठ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये एक इसका गुण भी होता है, तो ये इसलिए भी ऐसा होता है कि गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाती है और ठंड में ज्यादा ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है।
तो जो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है और ठंड में काफी ज्यादा ठंडे भी ये हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म काल में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, आपको याद रखना है ग्रीष्म काल में। और गर्मियों में तेज हवाओं को यहाँ पर लू कहा जाता है ना। संपूर्ण जो उत्तर भारत है यहाँ तो ठीक है, और संपूर्ण ये जो पूरा उत्तर भारत है बच्चों हमारा, यहाँ पर जो गर्म तेज हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में तो उसको हम लू बोलते हैं। अक्सर उत्तर भारत में आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो आपने बचपन में सुना होगा, ग्रीष्म खासतौर पर गर्मी की ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में आपकी मम्मियां ऐसे बोलते हैं कि बच्चे अभी बाहर मत जाओ, लू चल रही है ना। लू मतलब वही गर्मी, जो गर्म हवा चल रही है उसको ही लू बोलते हैं, उससे तबीयत भी खराब हो जाती है ना। ऐसा आपने बचपन में सुना होगा, तो ये वही लू है, ठीक है, यहाँ पर भी चलती है। इसके अलावा प्रमुख नदी कौन सी है यहाँ की, तो लूनी नदी एक प्रमुख नदी है यहाँ पर, है ना, सबसे प्रमुख नदी है जो कि अरावली या फिर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान का यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पुष्कर वैली, पुष्कर घाटी से, अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है। लूनी नदी एक सबसे प्रमुख नदी है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, तो आपको आंसर देना है लूनी नदी, ठीक है। हालांकि नदियों वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तेज हवाएं रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ाकर ले जाती हैं और इन्हें एक नई आकृति प्रदान करती हैं, ठीक है। और इन आकृति को क्या बोलते हैं, इन आकृति को बोलते हैं बच्चों बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं तेज गति से ना, तो पूरी रेत ही रेत है, आपको पता है। तो कई बार ना एक खास प्रकार की इस प्रकार की आकृति बनाती है रेत, है ना, एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह ले जाकर के इस प्रकार की एक खास आकृति बनाती है ना। ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार ये आकृति है, ठीक है। इस प्रकार की ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं बरकान। क्या बोलते हैं इसको हम, बरकान। बरकान। अब ये बरकान क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बरकान क्या होता है, तो ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। बालू मतलब रेत, रेत के टीले होते हैं जो कि जैसलमेर या फिर मुख्यतः जो ये थार डेजर्ट है यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। तो बरकान के बारे में आपको पता होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बरकान क्या है, कोई नदी है ना, बालू के टीले हैं, कोई मरुस्थल है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बालू के टीले होते हैं जो कि अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की यदि वनस्पति की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा जो ऐसे कम वर्षा वाले स्थान होते हैं ना, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं ना, जहां पर जिन पेड़ों में कांटे होते हैं, है ना, कठोर छाल होती है, वो वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी गोंद हो गया, बबूल हो गया, खेजरी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सारी वनस्पतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको पता होगा जब वनस्पतियों वाला हम लेक्चर पढ़ेंगे, वन संसाधन पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको यहाँ पर वो सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए कांटों वाले वृक्ष क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है ना, पानी बहुत कम गिर रहा है, तो यहाँ पर जो भी वृक्ष होते हैं ना बच्चे, हरे भरे नहीं होते, क्योंकि हरा भरा वृक्ष होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब ज्यादा पानी, देखिए सबसे ज्यादा हरे वृक्ष कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा हरे वृक्ष होते हैं सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। ये कभी सूखते नहीं है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, बहुत ही लंबे और बहुत ही बड़े होते हैं। उसका रीजन क्या है कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वन होती है। लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही है, तो वहां के पेड़ हरे भरे होंगे ही नहीं, है ना, कांटेदार पेड़ होंगे। कांटेदार पेड़ क्यों होते हैं, पेड़ अपनी रक्षा के लिए कांटों का विकास कर लेते हैं, ठीक है, कि ताकि उनको कोई खतरा ना हो, इसलिए उनका ये गुण होता है, खासतौर पर जहां पर कम वर्षा होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, कांटेदार वृक्ष यहाँ पर होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये सारे वृक्ष है ना। तो ये इनकी वनस्पति थोड़ा सा दिमाग में रख लेना आपको। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर यहाँ या फिर इस क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है ना। आपको पता होगा दो नदियां हैं, एक तो सतलज नदी है ना, एक सतलज नदी है और एक व्यास नदी है। कौन सी नदी है, व्यास नदी है। इनके संगम पर बच्चों एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या बनाया गया है, हरिके बैराज। ये अभी हम जब नदियां पढ़ेंगे ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम नदियां ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जहां पर सतलज और व्यास नदियां आकर के मिलती हैं, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, एक बैराज बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। और यहां से ही एक नहर निकाली गई है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इसका जो मेन उद्देश्य है बच्चों, इस नहर को निकालने का मेन उद्देश्य है जो राजस्थान राज्य और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति करना, सिंचाई की आपूर्ति करना, तो मेन मकसद इंदिरा गांधी नहर का यही है, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, वर्ग किलोमीटर नहीं है, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये क्या काम करती है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई का काम करती है। और इसके कुछ राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे गंगानगर जिला, है ना, ऐसे, और इसके आसपास के कुछ जिले ये सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। हालांकि ये हरिके बैराज और व्यास सतलज नदी के बारे में आपको नदियों वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है, 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा लेना है आपको। क्यों लगा लेना है, क्योंकि जो थार डेजर्ट है बच्चों, ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो कि सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है। जनघनत्व वाला मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ना, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं ना, सेम एरिया है। तो ज्यादा जनघनत्व किसका होगा, इस 100 वाले का होगा, है ना, इसका कम होगा। तो यही चीज है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है थार डेजर्ट जहां पर सर्वाधिक व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला डेजर्ट कौन सा है, तो थार डेजर्ट ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व का, देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है, विश्व का सबसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है या फिर डेजर्ट है, आपको याद रखना है।
इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% आबादी निवास करती है। कितनी? लगभग 40% आबादी, मतलब पश्चिमी राजस्थान में ये पूरा डेजर्ट है ना? तो पूरी राजस्थान में 100% आबादी है, तो उसका लगभग 40% यहाँ निवास करती है और 50% जो मरुस्थलीय क्षेत्र, सॉरी, जो 60% आबादी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है वहां पर निवास करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादक क्षेत्र भी यही है। अब देखिए यहाँ पर जो चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बच्चों रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना, जल कम है, वनस्पतियां कम है, तो यहाँ के लोग भेड़ हो गया, बकरी हो गए, है ना, ये सारी चीजें पालते हैं, ऊंट हो गया, है ना। तो अब भेड़ क्या काम आती है, इससे आपको पता होगा, इसके जो बाल होते हैं उससे ऊन बनाया जाता है, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक जो ऊन उत्पादक क्षेत्र है वो यही है। पशुपालन कठोर दशाओं के कारण बढ़ रही है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, मिट्टी कौन सी होती है यहाँ पर, तो कैल्शियम युक्त यहाँ पर मिट्टी होती है और बंजर भूमि यहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए सिंपल सा एक फंडा है, जहां पर भी बच्चों वर्षा बहुत कम होती है तो वहां पर कौन सी भूमि पाई जाती है, बंजर भूमि पाई जाती है ना, बंजर भूमि पाई जाती है। और इस रीजन में खासतौर पर मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा या फिर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। उसका रीजन क्या है, वही रीजन है कि वर्षा बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम होता है, यहाँ पर कैल्शियम युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं कि मरुस्थलीय मिट्टी है, बंजर मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम मोटे अनाजों की खेती की जाती है। कौन से अनाजों की? मोटे अनाजों की खेती की जाती है, क्योंकि मोटे अनाजों की ये विशेषता होती है, ये कम उर्वर भूमि में भी अपनी उत्पादकता देते हैं, ठीक है। मोटे अनाजों को बहुत ज्यादा उर्वर भूमि, बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। इसी कारण से बच्चों जो राजस्थान राज्य है मोटे अनाजों में प्रथम नंबर पर आता है, मोटे अनाजों की उत्पादकता में प्रथम नंबर पर आता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। कभी भी बच्चों आपको कोई पॉइंट रटने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज एक दूसरे से लिंक ही होती है, भले ही वो फैक्ट हो, है ना। तो इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है। कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है ना। अब जो मरुस्थलीय मिट्टी है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं गिर रहा है, तो एक प्रकार की बंजर मिट्टी होती है, बंजर भूमि के अंतर्गत मिट्टी होती है, कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है, ठीक है, ये हो गया। अब जब मरुस्थलीय मिट्टी होगी तो बच्चों पश्चिमी राजस्थान में कौन सी कृषि होगी? ऑब्वियसली बात है मोटे अनाजों की खेती होगी। गेहूं, चावल, ऐसे अनाज तो बोए नहीं जाएंगे जिनको अच्छी मिट्टी की आवश्यकता हो या फिर ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता हो, है ना। ऐसी ही फसल ली जाएंगी जो कि कम उर्वर भूमि में भी ग्रो कर जाए, इसके अलावा जिनको कम जल की आवश्यकता हो, ठीक है। तो मोटे अनाजों की यहाँ पर खेती होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान मोटे अनाजों की खेती होती है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा मोटे अनाजों की विशेषता ये होती है कि इनको कम सिंचाई की और कम उर्वर भूमि में भी ये आराम से अपनी उत्पादकता दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं बच्चों, जैसे सांवर लेक, है ना। झील वाले लेक्चर में हम झीलों को भी पढ़ेंगे, कुचामन लेक, पंचपदा लेक, फलोदी लेक, लुनकर नसर लेक, है ना। अब ये जो झीलें हैं ना बच्चों, ये कैसी झीलें हैं? ये खारे पानी की झीलें हैं, सॉल्टी लेक है, सैलाइन लेक है ना। यहाँ पर देखेंगे, और इनमें से काफी जो लेक है ना बच्चों, यहाँ पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है ना। नमक आपको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। नमक का जो उत्पादन किया जाता है, एक तो समुद्र से किया जाता है, एक तो ये खारे पानी की झीलों से किया जाता है, और कुछ नमक की खदानें वगैरह भी होती है ना। तो यहाँ पर इन झीलों से जो खारे पानी की झीलें हैं, इनसे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खारे पानी की जो राजस्थान में झीलें होती हैं, इनको यहाँ पर प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया, ठीक है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है, और स्थानीय लोग यहाँ पर इनको धंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धंध। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, तो प्लाया कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसको धंध बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, आपको छोटे छोटे पॉइंट है दिमाग में रखना है। इसके अलावा लुनकर नसर झील है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से भी साधारण नमक का एक मुख्य स्रोत है, साधारण नमक का उत्पादन किया जाता है इस झील से, ठीक है। यहाँ स्थित कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, है ना। ये सब पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख शहर हैं या फिर जिले हैं, आपको याद होने चाहिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर है, या फिर इनमें से कौन सा राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है या फिर स्थित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के कौन कौन से जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं और कौन से नहीं आते। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये था हमारा पूरा थार डेजर्ट वाला रीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सब मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको बाहर एग्जाम के नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम ये हमारे जो फिजिकल दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए इंडियन ज्योग्राफी के, एक तो भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 टॉपिक हमने पढ़े, 6 टॉपिक हमने यहाँ पर स्टडी किए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा एक जो फिजिकल पार्ट होता है वो इंडिया का हमने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। इसमें हमने हिमालय को पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, तटीय मैदान पढ़े, द्वीप और द्वीप समूह पढ़े, और मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका ये कवर हो गया। ये दोनों टॉपिक बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इनके आपको टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनके आपको टेस्ट भी लगाना है, और पीडीएफ भी मैंने आपको अपलोड करवा दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करना है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत का अपवाह तंत्र, मतलब भारत की नदियों को एक एक करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का समय दीजिए।
जाती से रिकॉर्ड कर लेना सर। आओ, आओ, क्या मीट वर्ड्स? हाँ, उल्का पिंड डाल दे, मीट वर्ड्स डाल दे, मीट वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें एक इमेज और ऐड कर सकता है कि इसी उल्का पिंड के टकराने से डायनासोर भी खत्म हो गए थे, तो वैसे कुछ इमेज भी डाल सकता है इसमें। वैसे सर से नहीं हुई बात क्या? वाह, चलिए दोस्तों, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, भारत की नदियों को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भारत की नदियां या अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नदियां क्या होती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है नदियों की, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। जल का एक निश्चित दिशा में लगातार लंबी दूरी तक बहना ही नदी कहलाती है ना, मतलब कोई जल की धारा है, एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बह रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नदी बोलेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट हो गया। आगे बात कर लेते हैं। भारत को बच्चों नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? कोई रीजन होगा ना। तो बच्चों उसका रीजन यह है कि भारत में हजारों नदियां प्रवाहित होती हैं, और हम बच्चों जो इंडियंस हैं या फिर हम भारतवासी हैं, काफी भाग्यशाली हैं कि हमें अपने देश, हमारा ऐसा देश है जहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको नदियां देखने को मिल जाती हैं, है ना, हर स्टेट में, हर शहर के आसपास नदी आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर्वत देखने को मिल जाते हैं, माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ समुद्र है ना, समुद्र देखने को मिल जाता है हमारे भारत में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है। हमारे यहाँ पर रेगिस्तान, मरुस्थल है। हमारा ऐसा देश है सॉरी, जहां पर हमें तीनों ऋतुएं, है ना, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, बसंत ऋतु हो गई, सारी ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मतलब देखा जाए कि प्राकृतिक रूप से यदि आप देखेंगे तो हमारा इंडिया ऐसा देश है कि हर तौर पर हम संपन्न है, हर चीज हमें देखने को मिलती है, तो हम बहुत ही विकासशील है। क्योंकि ऐसे देश जहां पर हमेशा ठंड पड़ती है तो वो गर्मी के लिए तरसते हैं कि काश गर्मी मिल जाए, है ना, जहां हमेशा वर्षा होती है वो सोचते हैं कि हमें अभी धूप देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम काफी भाग्यशाली हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि भारत की नदियों का देश कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर हजारों नदियां बहती हैं। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और सॉरी और इन नदियों का बच्चों आर्थिक विकास में काफी बड़ा योगदान होता है। आर्थिक विकास से मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब क्या है बच्चों, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक नदी है ना, ये नदी है फॉर एग्जांपल, कोई भी नदी ले लीजिए, गंगा, यमुना, कोई भी, है ना। अब देखिए एक नदी कितने काम आती है। पहली बात तो कि इस पर मान लीजिए आपने एक डैम बना दिया है ना, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, एक आपने इस नदी पर डैम बना दिया। अब इस डैम बनाने से ये नदी कितनी यूजफुल हो जाएगी आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो, इससे मान लीजिए आपने कोई एक नहर निकाल दी डैम से, है ना, जल को रोका, यहाँ पर जल को रोक लिया, तो यहाँ से आप नहर निकाल सकते हैं, तो ये नहर बन गई। अब मान लीजिए यहाँ पर आसपास पर कोई राजस्थान है, मान लीजिए सूखा पड़ रहा है यहाँ पर, है ना, जैसे अभी हमने इंदिरा गांधी नहर की बात की थी, तो इस सूखे की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं इस नहर के थ्रू, यहाँ पर आप सिंचाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही विशाल डैम बनाया आपने, बहुत ही बड़ा, जैसे हमारे यहाँ टिहरी है, हीराकुंड ऐसे डैम है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग घूमने जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है ना, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, उस शहर का विकास होता है, लोग बाहर से घूमने आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये एक अपने आप में एक वाटर रिजर्वायर बन जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल के थ्रू जो आप बिजली बनाते हैं, जल के धारा का प्रयोग करके, टरबाइन को घुमा करके जो आप बिजली बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पन बिजली, या फिर जल के द्वारा उत्पन्न बिजली। तो बिजली का आप उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आसपास कोई एक गांव था जिसके कारण इस नदी से यहाँ पर बाढ़ आती, तो ये डैम बनाकर आप इसको जल के कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से बाढ़ का भी नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अनेक आर्थिक चीजों का विकास होता है बच्चों किसी नदी से, है ना। तो बहुत सारे विकास होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होती है कोई भी नदी किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो नदियां प्राचीन काल से ही मानव के जीविकापार्जन के लिए साधन रही हैं। ठीक है, हमेशा से ही नदियां काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं हम, काफी ज्यादा उससे हम एक प्रकार से लाभ लेते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर। भारत में छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर के लगभग 4000 नदियां हैं। ठीक है, छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर के लगभग 4000 नदियां, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, भाग्यशाली मानना चाहिए हमें। इसके अलावा दो ऐसी नदी द्रोणियां हैं भारत में, जो मतलब दो नदी द्रोणियों के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, एक तो बृहद नदी द्रोणियां और एक तो लघु नदी द्रोणियां। भारत में बच्चों तीन बड़ी नदी द्रोणियां हैं, और छोटी नदी कितनी है, द्रोणियां 200। मतलब इसका मतलब क्या है, नदी द्रोणियों का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे एक ये नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां है ना, ये तो इस प्रकार से कुछ ये 23 बड़ी नदी द्रोणियां हैं, और कुछ छोटी नदी द्रोणियां हैं, इस प्रकार से, है ना, कुछ 200 छोटी नदी द्रोणियां हैं। मतलब एक नदी होती है और उसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं नदी द्रोणी, एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो 23 बड़ी नदियां हैं ऐसा आप बोल सकते हैं, और 200 लगभग छोटी नदियां हैं, या फिर छोटी नदी द्रोणियां। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक मुख्य नदी, है ना, यहां पर मुख्य शब्द जोड़ लीजिए, एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम अपवाह तंत्र बोलते हैं, या फिर ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक नदी है ना, ये एक मेन नदी है, और मान लीजिए ये मुख्य नदी का, है ना, अब इसका नाम क्या है, मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी, जैसे एक आई मान लीजिए यमुना हो गई, है ना, यहाँ पर रामगंगा हो गई,
रामगंगा हो गई, है ना, कोशी हो गई, है ना। अब इस यमुना की भी कुछ सहायक नदी होंगी, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, है ना, सोन हो गई। तो ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं। तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है ना, ये गंगा नदी का या फिर किसी भी नदी का, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब डेफिनेशन पढ़ो। एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। एक मुख्य नदी, ये एक मुख्य नदी है और उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम। इसको ही हम एक और चीज बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, है ना। मतलब नदी ने क्या क्या चीजें कैच की, तो कैचमेंट एरिया भी इसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बार बार जब हम नदियां पढ़ेंगे तो इसको यूज में लेंगे, जैसे अपवाह तंत्र हो गया, नदी द्रोणी हो गई, कैचमेंट एरिया हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, भारत में जो नदियां हैं बच्चों, इनको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, इनका विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इनके मुहाने के आधार पर और एक तो इनके उद्गम स्थल के आधार पर। बात समझ रहे हैं? मुहाना का मतलब पता है क्या है? मुहाने का मतलब यह है, कोई भी नदी जब कहीं से उद्गमित होती है तो अल्टीमेटली किसी समुद्र या फिर किसी महासागर या फिर किसी झील में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, जहां पर वो अपने आउटफॉल की ओर जा रही है, अपने मुहाने की ओर जा रही है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? मुहाना या फिर आउटफॉल। मतलब नदी अल्टीमेटली जहां अपना जल गिराती है उसको हम मुहाना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में कितने सागर हैं? दो सागर हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी है ना, और एक क्या है? एक बंगाल की खाड़ी है और एक अरब सागर है। दो ही सागर हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, मुहाने के आधार पर मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी? ये सारी नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी? ये सारी नदियां हैं, ठीक है। मतलब नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, साबरमती, पेरियार, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, है ना। यहाँ पर मैं मैप बना देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इंडिया का मैप यदि मैं बनाऊं इस प्रकार से, जी, है ना। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना। तो हमने मुहाने के आधार पर मतलब जहां नदी अपना जल गिरा रही है, इस आधार पर हमने दो भागों में देखा। तो एक तो जो अरब सागर में अपना जल गिरा रही है और एक बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी हो गई, साबरमती हो गई, है ना, पेरियार हो गई। तो ये सब नदी कहां पर? पश्चिम की ओर बह रही है, वेस्ट साइड की ओर बह रही है ना, और अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। और कुछ है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, है ना। गंगा आपको पता होगा उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो एक तो डिवीजन हमने कर लिया मुहाने के आधार पर, मतलब नदी जहां अपना जल गिरा रही है, ठीक है। दूसरा हम डिवीजन कर सकते हैं उद्गम के आधार पर, मतलब जहां से नदी ओरिजिनेट हो रही है, जहां से नदी का ओरिजिन हो रहा है। तो देखिए, भारत में जो नदियों का ओरिजिन होता है तो दो प्रकार से होता है, एक तो हिमालय से होता है और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से होता है, ठीक है। हिमालय से जो ओरिजिन होता है ना बच्चों, तो उसमें कौन कौन सी नदियां, एक बार देख लीजिए जरा। हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली नदियां हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब इनकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये हम नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, मतलब गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। नदी तंत्र का मतलब वही है, गंगा अपवाह तंत्र बोल लीजिए, मतलब गंगा और उसकी जो सैकड़ों सहायक नदियां हैं, सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं। और उसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं ना, दक्षिण ये वाला जो हमारा भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदियां बहती है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये दो प्रकार से हम डिवीजन कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि नदियां कहां से निकल रही हैं, कहां गिर रही हैं। इन दो आधारों पर हम नदियों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77%, 77%, जिसमें शामिल नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। अब ज्यादातर जो नदियां हैं, ऑलरेडी जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था बच्चों, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कॉन्सेप्ट वाली, कि प्रायद्वीपीय पठार की जो मैक्सिमम नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियां, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, है ना। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां भी बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो भारत का जितना भी अपवाह तंत्र है, भारत का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, इसका लगभग 77% जो भाग है वो कहां अपना जल गिराती है? वो अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, है ना। और शेष बचा जो लगभग 30% का भाग है वो अपना जल गिराती हैं कहां पर? अरब सागर में। तो एक ये पॉइंट भी याद रखना, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि 23% जो शेष भाग बचा है, ये अपना जल कहां गिराती है? मतलब सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, ये अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हिमालयी अपवाह तंत्र की। हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब हमने देखा था ना, उद्गम के आधार पर जो हमने विभाजन किया था, उसमें हमने देखा था एक तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं और एक तो जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो इसमें पहले हम हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे। इसमें हमें तीन नदियां पढ़नी है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को पढ़ेंगे, है ना। अब इनको हम पढ़ने कैसे वाले हैं? जैसे कि हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे तो सिंधु और जितनी भी उसकी सहायक नदी है, जैसे झेलम हो गई, है ना, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। तो इन सभी नदियों को हम एक साथ में ही पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंधु नदी तंत्र या फिर सिंधु नदी का अपवाह तंत्र या फिर सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम। जब गंगा नदी पढ़ेंगे तो गंगा नदी के साथ ही इसकी जितनी भी सहायक नदी है, जैसे यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं, बेतवा हो गई, है ना, तो इन सभी को हम तभी साथ में पढ़ लेंगे। जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो इसकी जितनी भी सहायक नदी है, जैसे सुबनसिरी हो गई, है ना, मानस हो गई,
जितनी भी नदियां हैं उनको हम साथ में ही पढ़ लेंगे। तो इस हिसाब से हम नदियों को पढ़ेंगे और यही बच्चों सबसे सही तरीका है नदियों को पढ़ने का, है ना। अलग अलग नदियां हमें नहीं पढ़नी है, एक नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदी है उसको हमें साथ में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब एक एक नदियों को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, इसको देख लीजिए। हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत देखिए हिमालय क्षेत्र की जो पूर्ववर्ती नदियां हैं अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं अर्थात ये तीनों नदियां तीन देशीय होकर के प्रवाहित होती हैं। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आया है अंतरराष्ट्रीय नदियां। व्हाट इज इंटरनेशनल रिवर? अंतरराष्ट्रीय नदियां क्या होती हैं? तो ऐसी नदी बच्चों जो एक से अधिक देश से प्रवाहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी, उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिवर, ठीक है। एक से अधिक देश, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे देखेंगे सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तिब्बत चीन का ही मतलब तिब्बत जो रीजन है ना, ये चीन के कब्जे में ही है। सतलज नदी भी तिब्बत, भारत और भारत से पाकिस्तान से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। तो ये देखिए तीन तीन देशों से प्रवाहित हो रही है तीनों नदियां, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय नदी, ठीक है, इंटरनेशनल रिवर इनको हम बोलेंगे। इसके अलावा पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए ऐसी नदियां बच्चों जो कि हिमालय के उत्थान के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, और अपना रास्ता स्वयं पर बनाती है ना, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है, उस समय कोई पर्वत का उत्थान हो रहा है, तो वो उस पर्वत के स्थान को हमेशा काटती रहेंगी, अपना रास्ता स्वयं बनाती रहेंगी और प्रवाहित होती रहेंगी। मतलब ये नदियां अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, ढाल के अनुसार ये प्रवाहित नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। तो सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं बच्चों, ये पूर्ववर्ती नदियों का ही एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियां मतलब देखेंगे पूरा हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती हैं ये तीन नदियां, और पूरा हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत रीजन से निकलती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अभी अपवाह तंत्र हमने देख ली, ये सारी चीजें हमने समझ ली है ना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी से हम स्टार्ट करेंगे, हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम गंगा नदी पढ़ेंगे उत्तराखंड में, उसके बाद बाकी की नदियां पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि एक सतोपंथ है ना उत्तराखंड में। मतलब क्या है? देखिए जो गंगा नदी है ना, आपको थोड़ा सा बता दूं उत्तराखंड में किसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। गंगा नदी की बात की जाए तो उत्तराखंड से निकलती है ना, फिर उत्तर प्रदेश जाती है ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो सबसे पहले ये उत्तराखंड में किस प्रकार से गंगा, देखिए गंगा ऐसी नदी है बच्चों जो ऐसा नहीं है कि कहीं पर्टिकुलर किसी ग्लेशियर से कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा नहीं है। जो गंगा नदी है ना वास्तव में अनेक नदियों के संगम से बनती है। इस प्रकार से अनेक नदियां जब आकर के उसमें मिलती हैं तो फिर गंगा बनती है ना। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे कि कैसे उत्तराखंड में गंगा बनती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है सतोपंथ एक ग्लेशियर है बद्रीनाथ के अंतर्गत, तो यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं विष्णु गंगा नदी, है ना। सतोपंथ ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमानी। इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई पर्वत है ना, इस पर लगातार बर्फ पड़ रही है, बर्फ जम रही है, बर्फ में की कई लेयर जम रही है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्लेशियर हिमानी। और यही बर्फ क्या होती है? लगातार पिघल पिघल कर किसी नदी में जाकर के मिलती है और इससे कोई नदी ओरिजिनेट हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं ग्लेशियर, मतलब बर्फ के पहाड़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सतोपंथ ग्लेशियर का नाम है और बद्रीनाथ जगह का नाम है ना। बद्रीनाथ के बारे में आपको पता होगा कि 4 धाम आप पढ़ते हैं हिंदू धर्म में, उसमें से एक धाम बद्रीनाथ भी है। इसके अलावा 3 कौन से हैं? एक तो पुरी जगन्नाथपुरी, है ना, द्वारका गुजरात में है, और एक और कौन सा है? रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 4 पवित्र धाम है हमारे हिंदू धर्म के, तो उसमें से एक बद्रीनाथ यहाँ पर ही है। तो बद्रीनाथ जगह का नाम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कामित। कामित से आपको याद आ रहा होगा हिमालय में हमने पढ़ा था, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, वहां पर एक कामित पर्वत भी है और कामित ग्लेशियर भी है। तो यहाँ से धौली गंगा नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकली और कामित ग्लेशियर से धौली गंगा नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। ये दोनों नदियां बच्चों जाकर के मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। दोनों नदियां कहां जाकर के मिलती हैं? विष्णु प्रयाग नामक स्थान में जाकर के ये दो नदियां मिलती हैं आपस में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये पूरा उत्तराखंड में मैं आपको बताऊंगा गंगा कैसे बन रही है, तो यहां पर आपको 5 प्रयाग देखने को मिलेंगे। 5 प्रयाग से मतलब क्या है? 5 प्रयाग का मतलब क्या होता है कि जो पवित्र नदियां होती हैं उनके संगम को बोलते हैं प्रयाग, है ना। तो इस उत्तराखंड रीजन में हम 5 प्रयाग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो प्रयाग है यहाँ पर विष्णु प्रयाग है, ठीक है। विष्णु प्रयाग हो गया। कहां पर है विष्णु प्रयाग? विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। अब यहां से बच्चों एक नई नदी बनती है, 2 नदियां मिलती हैं और एक तीसरी नदी का ओरिजिन होता है यहां से, मतलब बनती है इन दो नदियों के संगम से, जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा नदी, है ना। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग के बाद से इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। आगे चल करके बच्चों नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड रीजन से ही एक नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी, और आगे जाकर के ये अलकनंदा नदी में मिलती है नंद प्रयाग नामक स्थान में। वहां पर नंद प्रयाग नामक स्थान में जाकर के ये अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक है। एक और बच्चों पिंडारी ग्लेशियर है, उत्तराखंड रीजन से ही सारी नदी निकल रही है, तो यहां से एक पिंडार नदी है, फिर इसका दूसरा नाम कर्णगंगा नदी है। ये कहां पर? अलकनंदा में जाकर के मिलती है, कहां पर? कर्णप्रयाग में जाकर के यहां पर मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना, या फिर केदारनाथ जगह का नाम है, केदारनाथ जगह का नाम है और चौराबाड़ी ग्लेशियर का नाम है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, है ना। आपको पता होगा 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो इसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, है ना, केदारनाथ मंदिर के पास में, आपको पता होगा इसी
इसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है। तो ये आगे बच्चों रुद्रप्रयाग में जाकर के किससे, अलकनंदा से जाकर के मिल रही है। जितनी भी ये नदियां हैं बच्चों सभी अलकनंदा में जाकर के मिल रही हैं। तो ये 4 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है। विष्णु गंगा धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाग्नि के संगम पर नंद प्रयाग, इसके अलावा कर्ण गंगा सॉरी पिंडार और अलकनंदा के संगम पर कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्र प्रयाग। तो ये चारों प्रयाग आपको याद रखने हैं, किन किन नदियों के संगम पर हैं ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रयाग है बच्चों देव प्रयाग, सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है ना, देवों का निवास स्थान भी इसको कहा जाता है। तो जब फाइनली अलकनंदा और भागीरथी है ना, भागीरथी नदी कहां से निकल रही है, गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकल रही है, और ये देव प्रयाग नामक स्थान में जाकर के दो नदियां मिलती हैं, ठीक है, जिस देव प्रयाग नामक स्थान में, और यहां से ही इसका नाम क्या हो जाता है, यहां से ही इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। तो फाइनली आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि गंगा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, वास्तव में ये अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से बन रही है या फिर अपना स्वरूप धारण कर रही है देवप्रयाग में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया, यहां से गंगा हो गई, यहां से ये गंगा हो गई, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा का ओरिजिन कहां से होता है, गंगा का उद्गम कहां से होता है, और वहां पर ऑप्शन रहते हैं, गंगोत्री है ना, सतोपंथ ग्लेशियर है ना, ये सारे ग्लेशियर वगैरह के नाम होते हैं। तो उस कंडीशन में फिर क्या, उसका आंसर होता है गंगोत्री, है ना। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने तो बोला कि गंगोत्री ग्लेशियर से तो भागीरथी निकल रही है ना, गंगा तो देवप्रयाग में बन रही है। तो बिल्कुल सही बात है, गंगा देवप्रयाग में ही बन रही है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा है बच्चों, ये भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, मतलब इस नदी को ही गंगा कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इस नदी को ही गंगा, तो कैसे बोलेंगे इसको, बोलने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री गोमुख से भागीरथी के नाम से होता है, और जब ये देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गंगा का ओरिजिन कहां से होता है, ठीक है, और ऑप्शन में यदि गंगोत्री गोमुख है तो आपको गंगोत्री गोमुख को टिक कर देना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भागीरथी का ओरिजिन कहां से होता है, तो भी आपको गंगोत्री गोमुख को ही टिक करना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गंगा कहां से बनती है, देवप्रयाग से, नंदप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से, तो आपको देवप्रयाग टिक करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि गंगा किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और क्वेश्चन आता है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है। अब अलकनंदा नदी भी ऐसी है जिसका उद्गम नहीं हो रहा है ना, ये विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से बन रही है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन विष्णु गंगा के नाम से सतोपंथ ग्लेशियर से होता है या फिर बद्रीनाथ से होता है, ठीक है। तो कभी ऑप्शन में बद्रीनाथ वगैरह है, सतोपंथ ग्लेशियर है ना, विष्णु प्रयाग वगैरह नहीं है, तो आप उस कंडीशन में जैसे हमने गंगा को समझा वैसा ही आप यहाँ पर विष्णु गंगा के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अलकनंदा नदी का ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर से या फिर बद्रीनाथ से विष्णु गंगा के नाम से होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सारे डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए। कौन, ये पांचों प्रयाग आपको याद रखना है किन नदियों के संगम पर हैं, ठीक है। खासतौर पर ये तीन नदियों का ओरिजिन आपको याद रखना है ना, केदारनाथ चौरावारी से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी और सतोपंथ से कौन सी, अलकनंदा या फिर विष्णु गंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका ओरिजिन याद रखना है। ये पांचों प्रयाग आपको याद रखना है, ठीक है, पांचों प्रयाग आपको याद रखना है। ये तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एक और यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर है बच्चों, यहाँ से भीलंगाना नदी निकलती है। कौन सी, भीलंगाना नदी निकलती है। अब यहाँ पर बताने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो मेन चीज आपको जानना है कि यहाँ पर एक डैम है, यहाँ पर एक डैम है टिहरी डैम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी डैम की, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से भीलंगाना नदी के निकलने के पश्चात जब ये भागीरथी में मिलती है तो ये यहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भीलंगाना और भागीरथी के संगम पर टिहरी डैम स्थित है। 261 मीटर की हाइट है और भारत का सबसे ऊंचा ये डैम है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। आगे है बच्चों, गंगा आगे चलती है और हरिद्वार नामक के स्थान के बाद से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना। मैदान मतलब ये जो पूरी नदियां बह रही हैं बच्चों, ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर आगे जाएगी गंगा और हरिद्वार नामक स्थान आएगा यहाँ पर, और इसके बाद से फिर ये मैदान प्लेन है ना। मैदान हम पढ़ करके आए उत्तर का विशाल मैदान, तो हरिद्वार के बाद से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा किस स्थान के बाद से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो गंगा हरिद्वार के बाद से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये उत्तर प्रदेश में इंटर करेगी बिजनौर जिले से। बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में है और बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बाकी बचा हुआ जो शेष पार्ट है बच्चों, इसका हम सेकंड पार्ट में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश से कैसे ये इंटर करती है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, फिर झारखंड, बिहार, है ना, सारी इसकी जर्नी जो है सीधे हम इसको बंगाल की खाड़ी में एग्जिट करेंगे इसका, और फिर आगे हम दूसरी नदियों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर, ये देखिए इस प्रकार से पूरा नदी है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। ये पूरा हमारा लेक्चर इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको गंगा नदी और जो हमने मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा, ये आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। मिलेंगे